वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग जनवरी मंथ के मेगा टेस्ट का पेपर सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में बोल रखा है कि हमारे पास इनिशियली 2 मोल आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है, जिनका वॉल्यूम फी और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस था। बाद में गैस को एक्सपेंड किया गया, प्रोसेस एडियाबेटिक एक्सपेंड करके वॉल्यूम को 2 भी कर दिया गया है। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुई वो बताना है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हम लोग बोलेंगे कि T1 φ1 गामा -1 इक्वल टू T2 φ2 गामा-1। ऐसा गैस मोनो एटॉमिक है तो गामा का वैल्यू होगा 5/3 और T1 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, मतलब 300 केल्विन। तो T2 निकालना है तो यहाँ से T2 हो जाएगा तुम्हारा T1 इंटू φ1/φ2 गामा-1। अब T1 को दिया हुआ है 300 केल्विन, तो 300 केल्विन लिखना है। φ1 के जगह पे इनिशियल वॉल्यूम जो शुरुआत में था φ2 के जगह पे 2 φ गामा-1। गामा को 5/3 -1 करोगे तो हो जाएगा 2/3। और यहाँ से ये होगा फी तो कट जाएगा, तो 300 इंटू 1/2 का पावर 2/3। और इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर है अप्रोक्स 189 केल्विन आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि फाइनल टेम्परेचर जो होगा 189 केल्विन। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है NCV∆T। NCV∆T। एन बोला है 2 मोल, तो एन की जगह पे लिख दो 2। मोनो एटॉमिक गैस है तो सीवी की जगह पे लिख दो 3R/2। और डेल्टा टी तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, फाइनल 189 केल्विन, इनिशियल 300 केल्विन। ऐसा। और इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन के बाद -2.7 किलो जूल आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें बोल रखा है कि 1 मोल आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है, जिसको कंप्रेस किया गया है, प्रोसेस आइसोथर्मल है, समतापित। और इस प्रोसेस में तब तक कंप्रेस किया जा रहा है जब तक प्रेशर डबल ना हो जाए। मतलब इनिशियल प्रेशर मान लो शुरुआत में P था, तो डबल करके 2P हो गया। प्रोसेस जो है आइसोथर्मल है। वर्क डन निकालना है। टेम्परेचर जो था दे रखा था 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब बोलेंगे 300 केल्विन। आइसोथर्मल का वर्क डन का फॉर्मूला होता है EnRT φ2/φ1, या तो फिर P1/P2। ऐसा। एन की जगह पे 1 डालो
300 केल्विन, तो ये हो जाएगा 300 R ln। P1 की जगह पे P डालना है, P2 की जगह पे 2P, तो हो जाएगा ऐसा P/2P। P कट जाएगा, ये हो जाएगा 300 R ln 1/2। यहाँ पे ln का प्रॉपर्टी लगाओगे, ln 1/2 को हम लिख सकते हैं -ln 2, तो हो जाएगा -300 R ln 2। तो हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन होता -300 R ln 2। अब देखो क्वेश्चन में बोल रखा था कि वर्क डन ऑन द गैस बताना है, तो वर्क डन ऑन द गैस निगेटिव होता है। तो क्वेश्चन में पहले ही वो निगेटिव मतलब बोल रखा है, तो अब तुमको सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका वैल्यू बताना है। तो हम लोग बोलेंगे होगा 300 R ln 2, बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है और वर्क डन ऑन द गैस दे रखा है 830 जूल, और वर्क डन ऑन द गैस हम लोग जानते हैं निगेटिव होता है, तो मतलब वर्क डन को दे रखा है -830 जूल। नंबर ऑफ मोल बोल रखा है 2, तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ डेल्टा टी निकालना है। तो वर्क डन ऑन द गैस इसको हम लोग लिखेंगे ANR डेल्टा टी गा, गामा -1 इक्वल टू वर्क डन, ऐसा। एक्चुअली ये माइनस यहाँ पे, क्योंकि वर्क डन कंप्रेशन हो रहा है निगेटिव होगा, तो ऐसे ANR डेल्टा टी गामा -1 एक्चुअली हो गया तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q 0 होता है, तो हम लोग W को लिखते हैं -डेल्टा U के बराबर, और डेल्टा U का ANR डेल्टा टी गामा -1 ऐसा। अभी वर्कडन को -830 जूल, क्योंकि वर्कडन ऑन गैस बोल रखा है, तो जो निगेटिव होता है, तो वर्कडन की जगह पे लिख दो -830, इधर हो जाएगा -N को बोल रखा है 2 मोल। हार का वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.31, को कैलकुलेशन के लिए 8.3 लिखेंगे, और डेल्टा टी निकालना है ऐसा। डायटोमिक गैस है, डायटोमिक का गामा 1.4 होता है, तो गामा की जगह पे 1.4 रखेंगे -1। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो डेल्टा टी का वैल्यू आएगा तुमको 20 केल्विन। बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
4 में बोला है कि एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें दो जो है आइसोबारिक, मतलब दो प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होने चाहिए, और एक जो है आइसोकोरिक, मतलब उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होने चाहिए, और एक है आइसोथर्मल, मतलब आइसोथर्मल में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। इनका ग्राफ कौन सा होगा वो बताना है। तो इन चारों ऑप्शन से चेन्नई वाले में देखोगे, ऑप्शन सी में, तो ए डी जो प्रोसेस है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, या बी टू सी जो प्रोसेस है उसमें भी प्रेशर कांस्टेंट है, तो दो आइसोबारिक हो गए। ए टू बी जो प्रोसेस है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, और सी से डी जो है वो आइसोथर्मल का, मतलब बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट ग्राफ है। दो आइसोबारिक, एक आइसोकोरिक और एक आइसोथर्मल साइक्लिक प्रोसेस, तो बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में बोला कि किसी गैस को एक्सपेंड किया गया V1 से लेके V2 तक, तीन अलग अलग प्रोसेस जो दिखा रखे हैं, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, तो किन में वर्क डन ज्यादा होगा। हम लोग बोलते हैं कि अगर पीवी ग्राफ दिया हुआ है तो वर्क डन मतलब एरिया निकालना होता है, तो जिसके अंडर एरिया ज्यादा आएगा, जिस कर्व के अंडर एरिया ज्यादा आएगा वो हम लोग बोलेंगे उसमें वर्क सबसे ज्यादा होगा, और जो कर्व सबसे ऊपर होता है उसके अंडर एरिया सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखने जाओगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस सबसे नीचे है, तो इसमें जो वर्क डन होगा ये वाला सिर्फ एरिया इतना होगा। आइसोथर्मल देखोगे तो आइसोथर्मल में हम लोग बोलेंगे पूरा ऊपर से, आइसोथर्मल यहाँ पे है तो ये वाला, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल का वर्क डन। अगर आइसोबारिक का बात करें तो आइसोबारिक सबसे ऊपर है, उसमें जो वर्क डन होगा वो पूरा ऊपर से ऐसे नीचे तक, ए वाला एरिया, तो हम लोग बोलेंगे कि एरिया जो है सबसे ज्यादा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आ रहा है, क्योंकि वो ग्राफ सबसे ऊपर है, तो वर्क डन सबसे ज्यादा आइसोबारिक प्रोसेस में होगा, बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 में बोला है कि किसी एक गैस को ए से बी तक दो अलग अलग प्रोसेस से ले जाया जा रहा है। इसका एक्सपेरिमेंट जो हम लोग ए से बी तक कर रहे हैं, दो अलग अलग प्रोसेस, एक जो प्रोसेस है जिसमें पाथ ए सी बी है, पहले ए से सी फिर सी से बी, तो ए सी बी के लिए बोल रखा है कि इसमें जो हिट दिया गया सिस्टम को, मतलब क्यू का वैल्यू वो 60 जूल है, और इसमें जो एसीबी प्रोसेस में जो वर्क सिस्टम किया, वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब डब्लू, वो दिया हुआ है 30 जूल। तो इसमें इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हुआ वो निकाल लेंगे हम लोग। तो इंटरनल एनर्जी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग बोलते हैं क्यू माइनस डब्लू, तो होगा 60 माइनस 30 माइनस 30 जूल। अब बोला कि अगर दूसरे प्रोसेस से, मतलब ए डी बी, इसके लिए जो वर्क डन है इस प्रोसेस के लिए W2, उसको बोला है 10 जूल, तो इसमें हिट कितना दिया गया, हिट फ्लो मतलब क्यू चाहिए मुझे, ठीक है। तो क्यू को हम लोग बोलेंगे कि डेल्टा यू प्लस डब्लू। देखो, अब डेल्टा यू दोनों प्रोसेस के लिए, या तो ए सी बी या ए डी बी, दोनों के लिए सेम होगा,
क्योंकि डेल्टा यू जो है इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो सिर्फ शुरुआत वाला पॉइंट और अंतिम वाले पॉइंट पे निर्भर करता है, वो पाथ पे निर्भर नहीं करता कि किस रास्ते से चले जा रहे हैं। और दोनों प्रोसेस के लिए, दोनों पाथ से जब हम लोग ए से बी जा रहे हैं तो इनिशियल पॉइंट दोनों के लिए शुरुआत वाला ए ही है और अंतिम वाला पॉइंट बी है, इसलिए डेल्टा यू दोनों प्रोसेस के लिए सेम ही होगा। तो डेल्टा यू को इसमें भी 30 ही लिखेंगे, तो इसलिए Q2 हो जाएगा डेल्टा U2 मतलब 30 प्लस वर्क डन 10 दिया हुआ है, तो 30 प्लस 10 40। तो हम लोग बोलेंगे कि हीट जो फ्लो होगा एडीबी पाथ से वो 40 जूल के बराबर। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कि एक डाई एटॉमिक गैस है जो 10 जूल का वर्क करता है जब वो एक्सपेंड होता है कांस्टेंट प्रेशर। मतलब प्रोसेस कौन सा है? कांस्टेंट प्रेशर। और वर्क डन जो दे रखा है 10 जूल। जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एन आर डेल्टा टी और पी डेल्टा वी। तो हम लोग बोलेंगे वर्क डन दे रखा है 10 जूल, मतलब एन आर डेल्टा टी इक्वल टू 10 जूल। तो इसमें हीट कितना ऑब्जर्व, मतलब क्यू चाहिए मुझे। कांस्टेंट प्रेशर अगर हो तो क्यू का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं एन सी पी डेल्टा टी। डाई एटॉमिक गैस के लिए सीपी का वैल्यू होता है 7r/2। तो हो जाएगा एन 7r/2 डेल्टा टी। और इसको अरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं 7/2 इंटू एन आर डेल्टा टी, ऐसा। अभी एन आर डेल्टा टी देखोगे तो ये वर्क डन के बराबर होगा। जो 10 जूल के बराबर दिया हुआ है, तो हो जाएगा 7/2 इंटू 10, जो 35 जूल के बराबर आएगा। तो बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। पीवी ग्राफ दे रखा है किसी साइक्लिक प्रोसेस, वीटी ग्राफ दे रखा है और बोला इसका पीवी ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो, तो एक्स टू वाई देखोगे, प्रोसेस एक्स से लेके वाई, इसमें v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। इस एक्सिस पे टेम्परेचर दे रखा है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एक्स से वाई के लिए। इसका मतलब हो गया प्रेशर कांस्टेंट। तो बोलेंगे कि एक्स से वाई तक प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि इस ग्राफ में सिर्फ दिल्ली वाले में दे रखा है। तो सीधा हम लोग बोलेंगे कि ये दिल्ली वाला ही होगा और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे। लेकिन देख लो, y से z वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक होना चाहिए, और z से x टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल होना चाहिए। तो आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसा कर्व होता है जो दिल्ली वाले में ही। तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। बोला एक बैलून है जो इसमें हीलियम भरा हुआ है, अचानक बैलून फट जाता है, तो एक कौन सा प्रोसेस है? देखो, एक तो ये इरिवर्सिबल है, अगर बैलून फट गया तो वापस रिवर्स नहीं हो सकता, तो इसको बोलेंगे इरिवर्सिबल। मतलब अब बैलून फटने से वायु निकल गया, वो वापस बैलून के अंदर आ जाए, बैलून सही हो जाए, तो पॉसिबल नहीं। तो हम लोग बोलेंगे कि ये इरिवर्सिबल है। और दूसरा जो प्रोसेस अचानक होता है, सडन होता, सडनली, उसको हम लोग एडियाबेटिक बोलते हैं। तो बोलेंगे ये वाला जो प्रोसेस है इरिवर्सिबल और एडियाबेटिक है। तो बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे मैच करना है तुमको। फर्स्ट में प्रोसेस दे रखा है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज जीरो होता है, डेल्टा क्यू जीरो होता है। तो बोलेंगे फर्स्ट वाले का मैच बॉम्बे डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो। सेकेंड वाला आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता, डेल्टा यू जीरो होता है। डेल्टा यू जीरो मतलब दिल्ली, तो सेकंड वाले का मैच होगा दिल्ली। थर्ड वाला देखोगे आइसोकोरिक समकद, आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है इसलिए वर्क डन जीरो होता है, तो बोलेगा कि थर्ड वाले का मैच ए अहमदाबाद। और फोर्थ वाला आइसोबारिक, आइसोबारिक में कुछ भी जीरो नहीं होता, मतलब वर्क डन भी होता है, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है और हीट एक्सचेंज भी होता है, मतलब तीनों नन जीरो होते हैं। तो इसका मैच हो जाएगा चेन्नई सी। बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बोला कि कोई पार्टिकल जो है एसएचएम कर रहा है, तो किस पोजीशन पे, किस डिस्प्लेसमेंट पे का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है इक्वल होगा। कंडीशन क्या होना चाहिए कि काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल। हम लोग फार्मूला पढ़ रखेंगे, एसएचएम करते हुए पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दो तो हाफ के खत्म, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर। तो बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू, इसलिए एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट टू, ऐसा। तो बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट, इस पोजीशन पे, इस डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल। क्वेश्चन नंबर 12, कोई एक सिंपल पेंडुलम के लिए जो एसएचएम कर रहा है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट दे रखा है, बोला कौन सा करेक्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि मीन पोजीशन पे, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। जो दे रखा है ऑप्शन दिल्ली में, तो बोलेंगे दिल्ली वाला करेक्ट होगा। सीधा थ्योरेटिकल है, ये तो क्लास में हो ही होगी डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में बोला था कि एक 1 kg का ब्लॉक जब किसी स्प्रिंग से कनेक्टेड है, अटैच्ड है और एसएचएम कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। देखो, तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, जो 1 हर्ट्ज वो होता है 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम, के अपॉन एम, एम 1 kg यहाँ पे दिया हुआ है, तो एम की जगह पे 1 kg ही रख देते हैं, ऐसा हो गया इक्वेशन। इस वाले में क्या था कि एक पार्टिकल था एक स्प्रिंग से ऐसे 1 kg का और ऐसे जम कर रहा था। सेकेंड केस में बोला कि अब अगर दो स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड हैं एक 8 kg के पार्टिकल से, तो अब उसका
फ्रीक्वेंसी क्या होगा निकालना है। देखो यहाँ पे देखोगे तो ये दो स्प्रिंग पैरेलली कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 प्लस K2। जब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते हैं हम लोग के इक्विवेलेंट, तो हम लोग अगर पैरेलल में है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे K प्लस K 2K हो जाएगा। मतलब अब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 2K, और अब वेट मास जो है 8 kg। तो अब नया वाला जो फ्रीक्वेंसी लिखना है वो उसको बोलेंगे हम लोग 1/2 पाई अंडर रूट। अब K की जगह पे लिखेंगे 2K, और M की जगह पे लिखेंगे 8। 8 को 2 से काटोगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट K/4। और 1/2 पाई अंडर रूट K को हम लोग बोल रहे थे 1 हर्ट्ज, इक्वेशन 1 से। तो ये वाला तो तुम्हारा हो गया 1 हर्ट्ज के बराबर। तो 1 हर्ट्ज अपॉन √4 बाहर निकालोगे तो 1/2, मतलब 0.5 हर्ट्ज। तो अब फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 0.5 हर्ट्ज। बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बोला कोई पार्टिकल 3 डायमेंशनल सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव कर रहा है, उसके लिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो उस पार्टिकल का स्पीड क्या होगा। देखो अगर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या स्पीड लिखोगे तो हो जाएगा dx/dt, जो तुम्हारा आएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिखोगे तो dy/dt, जो हो जाएगा सॉरी देखो यहाँ एक्चुअली x दे रखा था a cos ओमेगा टी। अगर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन, तो ये जो vx होता है वो होता है -a ओमेगा साइन ओमेगा टी, ऐसा। क्योंकि x का वैल्यू दे रखा था a cos ओमेगा टी, और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो vx ऐसा होता। अब y को दे रखा है a साइन ओमेगा टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन ओमेगा टी का होगा कॉस ओमेगा टी, ऐसा। तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और फीचर्ड लिखोगे तो हो जाएगा फीचर्ड अपॉन डी टी। फीचर्ड जो दे रखा है ए ओमेगा टी, ए कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रह जाएंगे, टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे ए ओमेगा 1। अब जो स्पीड निकालना है मुझे, मतलब इनका मैग्नीट्यूड, तो हो जाएगा vx² प्लस vy² प्लस फीचर्ड², ऐसा। ये मैग्नीट्यूड हम लोग वेक्टर का निकालना जानते थे, वैसे ही है, क्योंकि एक एक्स डायरेक्शन में है, एक वाई डायरेक्शन में है, एक जेड डायरेक्शन में, तीनों परपेंडिकुलर। तो ऐसा अभी vx को लिखोगे तो यहाँ से आया है -a ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a² ओमेगा² साइन² ओमेगा टी। py का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a² ओमेगा² cos² ओमेगा टी, और फीचर्ड का स्क्वायर करोगे तो होगा a² ओमेगा², ऐसा। अब a² ओमेगा² साइन² ओमेगा टी और प्लस a² ओमेगा² cos ओमेगा² टी का वैल्यू होगा a² ओमेगा², क्योंकि यहाँ से a² ओमेगा² को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा साइन² ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, तो जो 1 के बराबर। तो ये दोनों मिला के a² ओमेगा² और एक a वाला दिया हुआ है a² ओमेगा², तो 2a² ओमेगा² बाहर निकालोगे
तो √2a ओमेगा। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। इसमें एम्पलीट्यूड ए को बोला है 5 सेंटीमीटर। बोला जब कोई पार्टिकल 4 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट में था, मतलब x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे था, एम्पलीट्यूड को 5 सेंटीमीटर बोल रखा है, तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्सीलरेशन के बराबर था। वेलोसिटी को हम लोग लेते हैं ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो इक्वल था एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड। एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड सिर्फ वैल्यू की बात करें तो उसको लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये दोनों बराबर है, ऐसा बोल रखा है। तो टाइम पीरियड क्या होगा वो बताना। तो यहाँ से एक ओमेगा से एक ओमेगा खत्म, अब वैल्यू रख दो। तो ए का वैल्यू रखेंगे 5, तो स्क्वायर करेंगे तो 25, एक्स की जगह पे 4 स्क्वायर करोगे तो 16, इधर हो जाएगा ओमेगा इंटू एक्स, x4। 25 माइनस 16 करोगे तो 9, बाहर निकालोगे अंडर रूट से तो हो जाएगा वो 3 इक्वल टू ओमेगा इंटू 4। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 3/4 रेडियन पर सेकेंड ऐसा। अब ओमेगा आ गया तो मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड को बोलेंगे 2 पाई/ओमेगा। ओमेगा की जगह पे 3/4 लिख दो, 4 ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो हो जाएगा 8 पाई/3। तो बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रखा है कि एक स्प्रिंग जो इनिशियली एल लेंथ का था, उसका ओरिजिनल लेंथ एल था, उसका स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट जो है वो के था। अब स्प्रिंग को दो अनइक्वल पार्ट में कट किया, एक की लेंथ L1, दूसरे की लेंथ L2। तो हम लोग बोलेंगे कि L1 प्लस L2 जो है वो L के बराबर होना चाहिए, और L1 को बोल रखा है NL2, तो L1 की जगह पे NL2 लिख दो। तो NL2 प्लस L2 इक्वल टू L। यहाँ से L2 कॉमन ले लोगे तो अंदर में बचेगा N+1, इसलिए L2 अगर निकालना होगा तो N+1 इधर डिवाइड में चला जाएगा, और L1 को बोल रखा है NL2 N। अब L2 की जगह पे L/N+1 ऐसा लिख दो, ठीक है। तो जो दो पार्ट में कट किया उनका लेंथ L1 L2 का वैल्यू मिल गया। इनिशियल लेंथ जो शुरुआत में था वो L था और फोर्स कांस्टेंट K था। अभी देखो, जो ये फोर्स कांस्टेंट होता है स्प्रिंग का है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। लेंथ को अगर तुम हाफ कर दोगे तो ये डबल हो जाता है, फोर्स कांस्टेंट डबल हो जाता है ऐसा। तो L2 को हम लोग देखेंगे ये L/N+1 हो गया ऐसा। तो इसके लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट K2 होगा वो N+1 इंटू ओरिजिनल फोर्स कांस्टेंट के ऐसा N+1 टाइम्स हो जाएगा। लेंथ अगर डिवाइड हो रहा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई अपोजिट होता है, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अब पहले स्प्रिंग जिसकी लेंथ L1 थी उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट लिखोगे तो उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे K1 इक्वल टू हो जाएगा N+1/N इंटू के, लेंथ के इनवर्सली ऐसा। अब इनका ही रेशियो उसने बोला कि K1/K2 बताओ। तो K1 की जगह पे लिखना है 1+1/N इंटू के, और K2 की जगह पे लिखना है N+1
n2k, तो n+1 कट जाएगा, ये 1/n हो जाएगा। बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि सिंपल पेंडुलम जो किसी लिफ्ट से लटक रखा है उसके सेलिंग से, जब लिफ्ट स्टेशनरी था, रुका हुआ था, तो टाइम पीरियड टी था। तो जब स्टेशनरी था तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे 2π√L/g। यहाँ से टाइम पीरियड को बोल रखा है टी। बाद में जब वो c/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगा, ठीक है, मतलब अब ए का वैल्यू एक्सेलरेशन जो दे रखा है c/2 के बराबर, तो अब उसका नया वाला टाइम पीरियड क्या होगा देखो। तो अब फॉर्मूला हो जाएगा 2π√L/g+a, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे लगता है, तो अब जो इफेक्टिव वैल्यू होगी, इफेक्टिव ग्रेविटी, वो g+a। तो एक जगह पे लिखना है g/2, तो ये हो जाएगा g+g/2, मतलब 3g/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2π√2L/3g, और 2π√L/g जो है इनिशियल शुरुआत वाला टाइम पीरियड टी के बराबर है, तो इसको टी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा t1 = √2/3t। ऐसे तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में फिगर 1 देखोगे तो इसमें एक m मास का ऑब्जेक्ट जो है एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और टाइम पीरियड को TA बोला है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो होगा 2π√m/k, बस टाइम पीरियड लिख दिया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। सेकेंड वाले में देखोगे तो दो स्प्रिंग है, सीरीज में कनेक्टेड है, के और के फोर्स कांस्टेंट का, और उसके नीचे में एक मास लटका हुआ है, तो इसका टाइम पीरियड को टीवी बोला है। देखो, तो अब इसका टाइम पीरियड लिखना होगा तो बोलेंगे कि ये 2π√m/k इक्विवेलेंट, क्योंकि अब दो स्प्रिंग, एक से ज्यादा स्प्रिंग है, तो अब उनका समतुल्य इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे के इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, और के दो स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो उनका इक्विवेलेंट अगर निकालना होगा, तो इक्विवेलेंट के लिए हम लोग ऐसा लिखते थे कि 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 + 1/k2, और यहाँ पे k1 k2 दोनों सेम है के बराबर, तो यहाँ से k इक्विवेलेंट जो आएगा हो जाएगा k/2। तो टीवी जो हो जाएगा 2π√m। अब k इक्विवेलेंट की जगह पे k/2 लिखना है, 2 ऊपर चला जाएगा ऐसा। अब तुमको बोला था कि TV/TA ये बताओ, तो यहाँ पे टीवी और टीए का वैल्यू रखोगे तो 2π√m/k तो कट जाएगा, एक √2 बच जाएगा ऐसा। तो हम लोग बोलते हैं कि ये √2 के बराबर होता। तो उसने बोला कि ये √x के बराबर है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2, तो बोलेंगे बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि कोई पार्टिकल जो है SHM कर रहा है और टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो कितने टाइम लगेगा उसको मीन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड तक जाने में। लेकिन से बोला कि x = 0 से लेके
x इक्वल टू a/2 तक जाने में कितना समय लगेगा। मतलब वो इनिशियली कहाँ पे था, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे था। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मान लो ये इक्वेशन हो गया a साइन ओमेगा टी। शुरुआत में देखोगे तो इसमें t का वैल्यू 0 डालोगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब शुरुआत में वो यहाँ पे था। अब मुझे समय निकालना है कब, जब डिस्प्लेसमेंट a/2 हो जाए, जब वो a/2 पे चला जाए। तो अभी इसी इक्वेशन में x की जगह पे हम लोग डाल देंगे a/2, हो जाएगा a साइन ओमेगा टी इक्वल टू a/2। ए खत्म, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1/2। तो ओमेगा टी का वैल्यू हो जाएगा π/6 ऐसा। तो हम लोग बोलेंगे कि इसलिए टी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं π/6 ओमेगा, और ओमेगा को हम लोग बोलते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी टाइम पीरियड, ऐसा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो पाई पाई खत्म, और टाइम पीरियड को उसने बोला है 2 सेकंड, तो टी की जगह पे 2 सेकंड डाल देना है, नीचे 6 कट के आ जाएगा 1/6 सेकेंड ऐसा। तो बोलेंगे कि उसको जो टाइम लगेगा 1/6 सेकेंड, इसलिए ए का वैल्यू 6 के बराबर होगा। ऑप्शन ए को बोलेंगे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला था कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ एल का वैल्यू 2 मीटर है और उसका टाइम पीरियड को 2 सेकंड बोला है। तो जिस जगह पे एक पेंडुलम एसएचएम परफॉर्म कर रहा है वहां की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, मान लो कि अर्थ सरफेस है कुछ हाइट पे या किसी दूसरे प्लेनेट पे, एक एसएच पेंडुलम जो है एसएचएम परफॉर्म कर रहा है जिसकी लेंथ जो है 2 मीटर है और उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है टी, उसको बोलते हैं हम लोग 2 पाई अंडर रूट एल, एल भी यहाँ पे 2 मीटर दिया हुआ है, अपॉन जी। अगर अर्थ सरफेस पे होता है तो जी लिखते हैं, कहीं और पे होगा किसी दूसरे प्लेनेट के सरफेस पे तो जी डैश लिखे, वहां के एसेसन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे। तो यही जी डैश यही निकालना है मुझे। तो ये टू टू तो कट जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 1 = π² 2/g जी डैश, इसलिए जी डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 π²। तो बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। 21 में लिनियर मास डेंसिटी किसी स्ट्रिंग डोरी के लिए दे रखा है 5 ग्राम/मीटर, मतलब म्यू का वैल्यू दे रखा है 5 ग्राम/मीटर। इसको ऐसा यूनिट केजी में बदल देंगे, ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ kg/मीटर ऐसा। और जो वेव ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है वो भी दे रखा है। तो वेव का जो वेलोसिटी होगा डोरी में, जो वेव स्ट्रिंग में, उसका वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं ω/k। इक्वेशन से देखोगे तो ओमेगा का वैल्यू 450 और के का वैल्यू दिया हुआ है 9, तो हो गया 50 मीटर/सेकंड। मतलब उस डोरी में स्ट्रिंग में जो वेव है उसका वेलोसिटी स्पीड जो है 50 मीटर/सेकंड है। और स्ट्रिंग में जो वेव होता है उसके वेलोसिटी का एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं, v = √T/μ। यहाँ से मुझे एक
टी टेंशन निकालना है कि उस डोरी स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड, तो म्यू का वैल्यू मिलेगा फी स्क्वायर म्यू का वैल्यू हो जाएगा टी अपॉन फी स्क्वायर। म्यू तो दिया हुआ है, टी निकालना है, तो हम लोग बोलेंगे कि टी का वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू फी स्क्वायर। फी का वैल्यू 50 मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2500, और म्यू का वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ इंटू 2500। कैलकुलेट करोगे तो आएगा 12.5। तो बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें एक वायर तार जिसका मास, लेंथ और एरिया दिया हुआ है, बोला उसमें जो वेव ट्रांसवर्स वेव है उसका स्पीड जो है 90 मीटर पर सेकेंड, और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। तो वायर में एक्सटेंशन टेंशन की वजह से जो खिंचाव डेल्टा एल होगा वो बताना। देखो फिर से हम लोग बोलेंगे कि P इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। और टी टेंशन को हम लोग ये वाला लिख सकते हैं कि टेंशन इक्वल टू या फोर्स इक्वल टू होता है वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। ऐसा ए सॉलिड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वाले में फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए कि एफ या टी वाई ए डेल्टा एल बाई एल, वाई यंग्स मॉडुलस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा एल एक्सटेंशन और लेंथ एल लेंथ। अच्छा तो टी की जगह पे ऐसा डाल देंगे यहाँ पे, और म्यू को हम लोग बोलते हैं एम अपॉन एल, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से फी इक्वल टू हो जाएगा वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, और म्यू को लिखना है एम अपॉन एल। तो एल एल कट जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर लोगे, फिर डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाई वाई इंटू ए। ऐसा। अब v का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 मीटर पर सेकंड, तो 90 रख देना v की जगह पे। मास को 6 ग्राम दिया हुआ है, ऐसा यूनिट में मतलब केजी में लिखेंगे हम लोग, तो 6 इंटू 10⁻³ ऐसा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, तो सबका वैल्यू इसमें रख दोगे तो तुमको जो डेल्टा एल एक्सटेंशन निकालना था वो मिल जाएगा। कैलकुलेशन के बाद एक्सटेंशन आएगा 0.03 mm। बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23 भी इसी कंसेप्ट पे कुछ है कि जब वायर में टेंशन जो है टी था तो वेलोसिटी भी थी, मतलब इनिशियल टेंशन दे रखा है, इनिशियल टेंशन बोला था 2.06 और वेलोसिटी बोला है भी। अब बोला टेंशन चेंज करके टी कर दिए तो वेलोसिटी चेंज होके v/2 हो जाती है, तो टी का वैल्यू क्या है ये बताना। देखो देखो, तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी टेंशन होता है, टेंशन इन द वायर। इनिशियल वेलोसिटी ही था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल टेंशन का, जो 2.06 इंटू 10⁻⁴।
बाद में वेलोसिटी हो गया v/2 और बाद में टेंशन हो गया t। तो t का वैल्यू क्या है ये बताना। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग अगर डिवाइड दे दे तो इधर लेफ्ट साइड में हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा अंडर रूट 2.06 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई टी। स्क्वायर करोगे दोनों साइड, फिर टी को एक साइड लाओगे तो टी का वैल्यू हो जाएगा 2.06 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 4। अभी 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5.15 इंटू 10⁻3। बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। बोला कि अगर टेंशन को 4% बढ़ाया जाए तो स्पीड कितना परसेंट बढ़ेगा। तो वायर में जो वेव का स्पीड होता है उसके लिए फॉर्मूला हम लोग बोले हैं √T/। यहाँ पे म्यू मास पर यूनिट लेंथ जो है एक कांस्टेंट रखा है, इसको चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ टेंशन को चेंज कर रहा है। मतलब ये अभी अच्छा ऐसा मान के चलेंगे। तो परसेंटेज एरर वाले कंसेप्ट से देखोगे तो ΔV/V को लिखेंगे हाफ ΔT/T। और ΔT/T मतलब परसेंटेज चेंज जो है टेंशन में वो दे रखा है 4%, तो इसके जगह पे 4% रखेंगे तो ΔV/V इक्वल टू होगा हाफ इंटू 4%। यहाँ से हो जाएगा 2%। तो बोलेंगे कि अगर टेंशन को 4% इंक्रीज किया गया है तो वेव का जो स्पीड है स्ट्रिंग में वो 2% बढ़ेगा। ऑप्शन बॉम्बे बोलेंगे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। देखो बोला कि दो पॉइंट जिनके बीच का पाथ डिफरेंस मतलब जो 6 मीटर की डिस्टेंस पे है उनके बीच जो फेज डिफरेंस है उसको 60 डिग्री बोला है, मतलब ΔΦ। 60 डिग्री इसको रेडियन में लिखोगे तो π/3 और ΔX जो है वो 6 मीटर है। तो हम लोग फेज डिफरेंस को लिखते हैं 2π/λ इंटू ΔX। यहाँ से लेमडा को देखोगे तो हो जाएगा 2π/ΔΦ इंटू ΔX। तो ΔΦ की जगह पे लिखना है π/3 और ΔX की जगह पे लिखना है 6। तो वैल्यू रखने के बाद लेमडा आएगा 36 मीटर। तो वेवलेंथ हो गई इतनी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 500 हर्ट्ज। तो वेव का वेलोसिटी क्या होगा, तो वेव का वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं एफ लेमडा। एफ 500, लेमडा आ गई 36। इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 18,000 मीटर पर सेकेंड ऐसा। और इसको बोल सकते हैं 18 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है वो करेक्ट है।